नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 22। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू एग्जीक्यूट अ फ्यूचर करेंसी ट्रेड। आप एक फ्यूचर करेंसी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें आप बाय कर रहे हैं, जिसमें आप यूरो यूरो आईएनआर को बाय कर रहे हैं। आप बाय कब करते हैं? आपका जब व्यू होता है कि यूरो ये चीज़ बढ़ने वाली है ना, तो यूरो आईएनआर बढ़ने वाला है, यूरो की वैल्यू बढ़ने वाली है। और सेल कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर को। सेल कब करते हैं? जब हमारा व्यू होता है कि ये गिरने वाला है, तो डेप्रिसिएट होने वाली है यूएसडी की वैल्यू। ठीक है, आईएनआर से आप आईएनआर को काटो, यानी यूरो बढ़ने वाला है, यूएसडी गिरने वाला है, यूरो यूएसडी का अगेंस्ट बढ़ने वाला है, तो इसका यही आंसर होगा। तो आईएनआर ये तो होगा नहीं, यूरो एप्रिसिएट अगेंस्ट यूएसडी, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन यू बाय एन ऑप्शन इट गिव यू द राइट टू बाय ऑफ द अंडरलाइन एसेट। इसको फॉल्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन यू बाय एन ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन से नहीं डिसाइड होता है आप कौन सा ऑप्शन बाय कर रहे हैं, उससे डिसाइड होता है। कॉल बाय कर रहे हैं तो राइट टू बाय होता है, ठीक है। पुट बाय कर रहे हैं तो आपके पास राइट टू सेल होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द स्पॉट प्राइस ऑफ यूरो आईएनआर इज 70, what will be the moneyness of short euro INR put option of a strike price of 68। हाँ, पुट ऑप्शन के लिए क्या रहता है? मनीनेस क्या रहता है पुट ऑप्शन के लिए? इन द मनी में रहता है आपका जब स्पॉट प्राइस ना, आपका स्पॉट प्राइस लेस देन हो स्ट्राइक के, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो अगर कम होगा स्ट्राइक प्राइस के, तो आपका ऑप्शन इन द मनी में होगा। अब अगर स्पॉट प्राइस आपका ज़्यादा है स्ट्राइक के, तो आप आउट ऑफ द मनी में होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्राइक 68 है और स्पॉट प्राइस 70 है, तो स्पॉट प्राइस क्या है? ग्रेटर देन स्ट्राइक, तो मनीनेस क्या हो जाएगा इसका? आउट ऑफ द मनी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट इन यूएसडी व्हाइल मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इज इन आईएनआर। एक इम्पोर्टर है जो पेमेंट करता है यूएसडी में, उसकी जो रेवेन्यू होता है आईएनआर में होता है। ठीक हो गया। लेकिन द इम्पोर्टर इज कंसर्न अबाउट यूएसडी आईएनआर रिस्क। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपनाएगा? अच्छा, एक इम्पोर्टर है जो यूएसडी में पेमेंट करता है और उसका रेवेन्यू होता है इंडियन रुपीज में। अब क्या है कि उसने उसके पास यूएसडी में पेमेंट करी है, आईएनआर में उसका रेवेन्यू है। अब उसको क्या रिस्क है कि यूएसडी कहीं बढ़ ना जाए ना। रिस्क क्या रह सकता है उसको? यूएसडी बढ़ जाएगा तो उसकी आईएनआर जो भी उसके बाद आईएनआर रुपीज में होगा, जितना जो उसका रुपी होगा वो कम, उसकी वैल्यू कम होगी। अगर यूएसडी बढ़ेगा तो जो उसके पास रुपी की वैल्यू होगी वो कम होगी ना, यही तो है। तो बढ़ेगा तो क्या कर लेगा कि इसको कैसे बचा सकता है? यूएसडी आईएनआर का यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर वो बाय कर ले, यूएसडी में वो लॉन्ग हो जाए, तो इससे क्या होगा? जितना बढ़ेगा उसको तो वहाँ से उतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूएसडी एप्रिसिएट अगेंस्ट आईएनआर। ठीक हो गया, तो उसे लॉन्ग करना चाहिए यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में। आंसर हो जाएगा इसका ए। पांचवा बोले कि व्हाट विल बी द सेटलमेंट डेट ऑफ यूरो आईएनआर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मंथ ऑफ इफ 31st May फैल्स ऑन ट्यूसडे। तो ठीक है, तो आपका जो यूरो आईएनआर का करेंसी का फ्यूचर होता है ना, वो उसकी एक्सपायरी होती है लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ। ठीक है, अब ये बोला 31st में इस क्या 31st में को ट्यूसडे है, संडे तो है नहीं, तो लास्ट बिजनेस ऑफ द डे भी है ये, बिजनेस ऑफ द डे, तो इसी दिन जो है इसकी एक्सपायरी होगी, तो 31 मई की इसकी एक्सपायरी जाएगी। बता रखा है इसमें द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज वैल्यू डेट या फाइनल सेटलमेंट ऑफ द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सिंस 31 मई ट्यूसडे, तो सेटलमेंट विल बी 31 मई। क्वेश्चन नंबर 6 है यू आर लॉन्ग इन अ पुट ऑप्शन which of the below statement is true with respect to your position after the break even point is reached। ठीक है, यू आर लॉन्ग इन अ पुट ऑप्शन, आपने पुट बाय कर रखा है, लॉन्ग यानी बाय, आपने पुट बाय कर रखे है, पुट में लॉन्ग हो, तो आपका व्यू क्या है? मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए।
तो विच ऑफ द बिलो इज ठीक है। व्हेन द स्पॉट प्राइस इज डिक्रीज योर ऑप्शन वैल्यू विल डिक्रीज, नहीं, पुट के केस में अगर स्पॉट प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है तो ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, तो व्हेन द स्पॉट प्राइस डिक्रीज ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज, हाँ, बी इसका आंसर हो जाएगा। बीइंग लॉन्ग इन अ पुट ऑप्शन मींस यू हैव अ बेयरिश व्यू, ठीक है। आप अगर पुट बाय करें तो आपका व्यू बेयरिश है। इफ स्पॉट प्राइस फॉल्स बिलो स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन गिव गेन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ पैडी फार्मर बाय वेदर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इफ देयर इज अ लेस रेनफॉल इन अ हिस सीजन। एक पैडी फार्मर है जो वेदर इंश्योरेंस लेता है। दिस इज लाइक अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द अंडरलाइन फॉर दिस वेदर डेरिवेटिव? अच्छा, इस जो ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को बोलते क्या, कौन सा अंडरलाइन है बोलते हैं, कौन सा अंडरलाइन में आता है बोलने, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रेनफॉल। ठीक है, पढ़ लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है मिस्टर ए, एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड क्लाइंट, हिज डिफॉल्ट इन पेइंग एमटीएम मार्जिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज टू फॉलो। देखो भाई, करंट एक्सचेंज ना सबके लिए सेम है, आपका ट्रस्टेड क्लाइंट हो या कुछ भी हो ना, ओल्ड हो ट्रस्टेड हो सबके लिए सेम है। तो आपके जो जो भी डिफॉल्ट मार्जिन है, आपका जो इनिशियल मार्जिन था वहां से वो लिया जाएगा। गिवन हिम क्रेडिट फॉर फ्यू डेज इन ओल्ड क्लाइंट, नहीं, रिकवर द मनी फ्रॉम इनिशियल मार्जिन विच ही हैज पेड, हाँ, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द सेबी एक्ट 1992 इज द एक्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया, नहीं, फॉल्स। कौन सा? एस सी आर ए 1956 रहता है इसका, ठीक है। 1956 एक्ट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 1956 का ही आएगा। आप एज्यूम अ सिचुएशन इन विच द अमेरिकन सेंट्रल बैंक इज प्लानिंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ठीक है, all other remaining the same, what will the USD appreciate or depreciate against major currency? देखो, अगर आप अपनी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं वो आ वो आपके वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर जाते हैं, करने लग जाते हैं, डिमांड आपकी करेंसी की बढ़ जाती है क्योंकि आप उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहे हैं। यानी इंडिया में उन्हें 6% रिटर्न मिल रहा है, आप यूएसए में उन्हें 7 मिल रहा है, यूके में 7 मिल रहा है, तो वो 7 वाले में इन्वेस्ट करेंगे ना, वो क्यों 6 वाले में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए जो है आपकी जो वैल्यू जो है वो अप्रिसिएट हो जाएगी, जो करेंसी की वैल्यू की। हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड बेटर रिटर्न टू इन्वेस्टर, दिस अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, इंक्रीज डिमांड फॉर यूएसडी, ठीक है, यूएसडी इज लाइकली टू अप्रिसिएट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड एडी कैटेगरी 1, banks should have a minimum net worth of 500 crore to become a trading member and clearing member of currency future segment at a recognized stock exchange। हाँ, ट्रू है ये। क्या है कि आपको अगर ट्रेडिंग ट्रेडिंग मेंबर बनना है या क्लियरिंग मेंबर बनना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया ना, मिनिमम नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ होनी चाहिए, CAGR आपका 10%, जो नेट एनपी है ना 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे नेट एनपी का क्वेश्चन आ गया, तो इसका 3% हो जाएगा। मैक्सिमम नेट एनपी परसेंट ऑफ एडी कैटेगरी 1 बिकम ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर से 3%। 13 है कि द इनिशियल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग अ करेंसी फ्यूचर पोजीशन इज नोन एंड मार्क टू मार्किंग। इनिशियल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग अ करेंसी फ्यूचर पोजीशन इज नोन एज मार्क टू मार्किंग। मार्क टू मार्जिन नहीं, वो तो इनिशियल मार्जिन होता है, मार्क टू मार्जिन तो डेली का जो गेन और लॉस रहता है उसको बोलते हैं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 14 है द करेंसी फ्यूचर सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज हैज अ सेपरेट गवर्निंग काउंसिल ऑन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर ऑफ करेंसी फ्यूचर सेगमेंट डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ। हाँ, ये ट्रू है कि जो भी गवर्निंग काउंसिल है, आपकी गवर्निंग काउंसिल बोल रहती है करेंसी फ्यूचर की सेगमेंट की, वो ऑफ ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ, ठीक है, पढ़ लेना इसे।
15 है एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय क्लाइंट इज फेवर ऑफ स्टॉक ब्रोकर इज। जो पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द क्लाइंट इन फेवर ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ये आपकी ऑप्शनल रहती है। एज पर सीबी सर्कुलर, एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑप्शनल एंड कैन नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन बाय ब्रोकर एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अच्छा सेट था ये, अच्छे क्वेश्चन थे इस सेट में, तो देखना, प्रैक्टिस करना इसकी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में। थैंक यू टू जॉइनिंग अस।